हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं इस लेक्चर में आपको मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय की जो बुक आती है पुणेकर पब्लिकेशन की उसमें आज चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा हूं दोस्तों। उसमें आज मैं चैप्टर नंबर, ये देखो सामने बुक देख सकते हो आप, चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैंने 4 चैप्टर अपने इस चैनल की प्लेलिस्ट बनाकर पुणेकर MP GK करके डाल दिया हूं दोस्तों। आप लोग वहां जाके आसान तरीके से देख सकते हैं और ये लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा, और नहीं तो मार्केट से आप बुक खरीद सकते हैं। बुक तो मार्केट में आसानी से मिल ही जाती है। तो पुणेकर की बुक जो वन डे एग्जामों में डेफिनेटली काम आती है, उसमें आज मैं चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने वाला हूं, और साथों साथ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो परीक्षा में आते हैं वो बताता चलूंगा दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। ऐसे ही करके मैं पूरे चैप्टर, सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। ये देखो यहाँ पे जितने चैप्टर लिखे हुए हैं 33, और प्लेलिस्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए कि आप वहां से आसान तरीके से देख के एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाए। आपको ये पूरी बुक बनने लगेगी जब ये पूरी बुक मैं पढ़ा दूंगा। तो आप वीडियो देखें और बुक पढ़ें, बहुत आसान जाएगा। अब ज्यादा बातें ना करते हुए आगे शुरू करते हैं। हम चैप्टर नंबर 5 है, 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। चैप्टर का नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसका मतलब इस चैप्टर में हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश है क्या, कैसा है, क्या है, उसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे ही डिस्कस करूंगा, फालतू का नहीं बताऊंगा आपको। इसलिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया करूंगा मैं, उसको भी आपको सुनना है। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश एक नजर में देख लेते हैं क्या है। तो पहला देखिए दोस्तों, राज्य का नाम क्या है? तो हम जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए MP GK हमको पूछा जाता है। तो हमारे राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, हमारे राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश, और हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अन्य नाम देख लेते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का नामकरण जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा प्रदान की है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा था, हृदय प्रदेश की संज्ञा प्रदान की है। सोया स्टेट भी कहा जाता है। सोया स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोया स्टेट कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। इसे मध्य भारत भी नाम दिया जाता है। वो वैसे भी अंग्रेजों के टाइम पे इसे मध्य भारत कहा जाता था, इस कारण इसे मध्य भारत भी कहा जाता है। इसे लघु भारत भी कहा जाता है। लघु का मतलब छोटा, मध्य प्रदेश को छोटा भारत या लघु भारत भी कहा जाता है। इसे नदियों का मैका भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां प्रभावित होती है, बहती है। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, दूसरी नदियों में जाकर मिलती है मध्य प्रदेश की नदी, है ना। इसलिए इसे नदियों का मैका की संज्ञा भी प्रदान की गई है। इसका अन्य नाम है, इसको सेंट्रल प्रोविंस और बारार, इसे सेंट्रल प्रोविंसेस और बारार भी की संज्ञा भी दी गई है। अंग्रेजों के टाइम पे मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बारार कहा जाता था, और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है दोस्तों। क्या हुआ? टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को जब नई रिपोर्ट आई, उससे जानकारी हमें प्राप्त हुई कि सर्वाधिक टाइगर वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश को पहले से ही टाइगर स्टेट कहा जाता था, और उसका नाम फिर से टाइगर स्टेट का जो नाम था वो दर्जा वापस मिल गया, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नाम भी है जो मैं आपको बताता हूं। इसको ये हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। उसके अलावा इसका एक और नाम है, इसे भारत का इथोपिया भी कहा जाता है दोस्तों। भारत का इथोपिया कभी पूछा जा सकता है। भारत का इथोपिया, इथोपिया नाम का देश है एक अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको बोलते हैं भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? कि ये कुपोषण के कारण, कुपोषण जो मध्य प्रदेश का हमारा कुपोषित जिला है श्योपुर जिला जो है मध्य प्रदेश में कुपोषित जिला है, और मध्य प्रदेश का एक और नाम है भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को कोहिनूर हीरा हमारे यहाँ तो नहीं निकला था, ये कोलार की खदान उससे निकला था आंध्र प्रदेश से, लेकिन इसको कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है, याद रखना है ना। कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको जनजाति प्रदेश भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है दोस्तों। तो ये सब अन्य नाम है इसके। इसको लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है, LEOPARD, लेपर्ड स्टेट। लेपर्ड यानी तेंदुआ राज्य,
टाइगर स्टेट कहा जाता था। उसके अलावा हमारे यहाँ लेपर्ड भी सबसे ज्यादा है, तेंदुआ भी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका एक और नाम है लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला फैक्ट है, भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यानी मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल है दोस्तों। इसके अलावा अन्य राजधानी भी है जो मैं आपको एक दूसरा टॉपिक है उसमें बताऊंगा। अब बात करते हैं हम राज्य का दिवस, यानी मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश दिवस जो है, राज्य दिवस या मध्य प्रदेश दिवस, वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर की गई थी। इसी कारण 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस भी कहा जाता है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। वर्तमान स्वरूप यानी हम आज मध्य प्रदेश को जैसा देखते हैं, इसका मतलब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना जब उसको अलग कर दिए थे। तो समझ में आ गया। वर्तमान स्वरूप पूछेगा या फिर पूछेगा आपको राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो वो आप 1 नवंबर 2000 लगा सकते हैं। यहाँ की भाषा क्या है? तो हमारे मध्य प्रदेश की जो भाषा है हिंदी बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ की राज्य भाषा हिंदी है दोस्तों। मुख्य भाषा क्या है? हिंदी। इसके अलावा अन्य भाषाएं जैसे उर्दू व अन्य क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। कुछ क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित है वो भाषा वहां बोली जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको समझ में आ गया। अगला बात करेंगे हम राज्य की चिन्ह। तो हमारे मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह जो है वो 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है। एक 24 स्तूप बने हुए हैं इस टाइप के, वो आकृति के अंदर एक व्रत है जिसमें गेहूं और धान की बालियां दर्शाती है। गेहूं और धान की बालियां दर्शाती है। देखो मैं आपको यहां बताता हूं, देखो ये है राज्य की चिन्ह। मध्य प्रदेश का जो स्टेट सिंबल है देखो दोस्तों ये है। तो यही हम अभी पढ़ के बताए थे आपको। 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है। ये ऐसे वाले 24 स्तूप है। 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है जिसमें गेहूं और धान की बालियां, गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित दर्शाती है। समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं और क्या है अगला फैक्ट। अगला फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश का जो राजकीय की फल है वो आम है दोस्तों। भारत का भी जो राष्ट्रीय फल है वो आम ही है। आम को फलों का राजा कहा जाता है और आम का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। याद रख लीजिए आप, राजकीय फल जो है वो आम है, इसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। बिल्कुल याद रख सकते हैं आप। राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प है सफेद लिली दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी फूल की बात हो रही है। राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली है दोस्तों। सफेद लिली का साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है। इसका साइंटिफिक नेम है लिलियम कैंडिडम। सफेद लिली का साइंटिफिक नेम है राजकीय फूल है ये। राजकीय पशु जो है वो 12 सिंगा है दोस्तों। 12 सिंगा आपने देखा होगा। एक हिरण होता है ब्रीडरी प्रजाति का एक हिरण जिसके ऊपर 12 सिंग होते हैं, वही हमारा स्टेट एनिमल है। तो 12 सिंगा का साइंटिफिक नेम है रुसर्स डुआ सेली। इंग्लिश में सही समझ में आएगा दोस्तों। ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिकर, RECERVUS, रिकर्वस, DUVUCELLI, रिकर्वस डुआ सेली। ये है हमारा 12 सिंगा जो है। 12 सिंगा ये दलदली घास के मैदान में पाए जाने वाला एक जीव है जो मुख्यतः कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है ना। तो 12 सिंगा जो हमारा स्टेट एनिमल है, याद रखना है। अगला राजकीय पक्षी। हमारा राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? हमारा राजकीय पक्षी जो है, पक्षी याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। राजकीय पक्षी जो है हमारा वो है दूधराज। दूधराज का एक और नाम है शाह-ए-बुलबुल। शाह-बुलबुल बोलते हैं इसको, शाह-ए-बुलबुल। दूधराज को ही शाह-बुलबुल बोला जाता है। ये 2 रंग के मिलते हैं हमारे स्टेट में। हमारे 2 रंग के, एक तो दूधिया सफेद और नारंगी, हल्का नारंगी रंग के हैं। इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है पैराडाइज फ्लाईकेचर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दूधराज, जो हमारा स्टेट पक्षी है यानी स्टेट बर्ड। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, याद रख लेना है। उसके बाद राजकीय
हमारा राजकीय वृक्ष क्या है? यह है बरगद। बरगद को ही वट वृक्ष कहा जाता है दोस्तों, और बरगद का साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगेलेंसिस। इंग्लिश में सही समझ में आएगा, इंग्लिश में सही समझ में आएगा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको फाइकस बेंथेलेंसिस। बेंथेलेंसिस यहां पे थोड़ा छपने में गलत हो जाता है दोस्तों, पुणेगर की बुक है और अदर बुकों में भी थोड़ा सा अलग टाइप का छपा रहता है। इंग्लिश में पढ़ो जब समझ में आता है, क्योंकि साइंटिफिक नेम इंग्लिश में ही बने थे, उसका हिंदी में ट्रांसलेट होकर छपे हैं, है ना। तो राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, वाट वृक्ष उसी को बोलते हैं। उसका साइंटिफिक नेम याद रखना है फाइकस बेंथेलेंसिस। फाइकस बेंथेलेंसिस आप देख सकते हैं अदर बुक्स में या विकिपीडिया में सर्च मार के। बात करेंगे अगला, राजकीय मछली क्या है हमारी? हमारी राजकीय मछली क्या है? महासीर नाम की एक मछली है दोस्तों, जो टोर जीन से संबंधित है, टोर जेनेरा जीन से संबंधित है ना। तो इसका साइंटिफिक नेम है टोरप्यूटिटौरा। टोरप्यूटिटौरा, टोरप्यूटिटौरा, ये हमारी राजकीय मछली है दोस्तों। राजकीय मछली को 26 सितंबर 2011 को स्टेट की मछली का दर्जा मिला था, यानी राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है दोस्तों, है ना। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने अभी पढ़े थोड़ी देर पहले राजकीय पशु पढ़े, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष। ये इनको 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ में अपनाया गया था। तो क्वेश्चन आते रहता है, राजकीय पशु पक्षी वृक्ष को 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वीं वर्षगांठ को अपनाया गया था। तारीख याद रख सकते हैं आप, 1 नवंबर 1981 मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ को पशु पक्षी और वृक्ष को अपनाया गया था, याद रखना है। इसके अलावा आगे चलेंगे हम, राजकीय नाट्य क्या है हमारा राजकीय नाट्य जो है माच, जो मालवा से लिया गया है दोस्तों। मालवा का प्रतिनिधि लोक नाट्य है एक प्रकार का, और वहां से उठाया गया है। इसका मतलब मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य जो है वो है माच, तो इसको याद रख लेना है, राजकीय नाट्य है माच। उसके अलावा राजकीय नृत्य की बात करेंगे तो राई है, जो बुंदेलखंड से लिया गया है, बुंदेलखंड का था, वहां से हमने लिए और स्टेट नृत्य का दर्जा मिला है उसको, यानी राजकीय नृत्य क्या है? राई है। तो इसको याद रख लेना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना। बात करेंगे राजकीय फसल क्या है हमारी, तो हमारी राजकीय फसल जो है सोयाबीन है। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। अगला बात करेंगे राज्य की खेल, हमारा राज्य की खेल है मलखंब दोस्तों। मलखंब नाम का खेल होता है एक, आपने देखे होगा मलखंब। राजकीय खेल मलखंब को 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया गया था। 2013 में जोड़ा गया। इस क्षेत्र में प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। खेल के क्षेत्र में प्रभास जोशी, मलखंब के क्षेत्र में प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है, तारीख याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे राजकीय नदी। राजकीय नदी जो है नर्मदा है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाते हैं, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, सुख का दाता। मध्य प्रदेश में सुख की दाता नदी भी इसे ही कहा गया है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके गिर जाती है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। और अगर टोटल लंबाई देखें तो मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? 1077 किलोमीटर बहती है, और इसकी टोटल लंबाई देखें तो 13-12 किलोमीटर है, याद रख सकते हैं, है ना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पूछेगा, सबसे बड़ी या मध्य प्रदेश की राजकीय नदी। अगला बात करेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय गान। राजकीय गान क्या है मध्य प्रदेश का? सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद और पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। ये हमारा राजकीय गान है दोस्तों। इस गाने को गाया था शांतनु मुखर्जी ने, और लिखा था जो इसके राइटर थे वो थे महेश श्रीवास्तव जी। महेश श्रीवास्तव जी ने लिखे हैं, नाम पूछा जा सकता है, महेश श्रीवास्तव जी ने लिखे हैं। और गाया किसने था? शांतनु मुखर्जी जी ने गाया है, जो जिन्हें शान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब पूछा जाएगा तो बन जाएगा आपको। अगला बात करेंगे हम, ये दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मिलता है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मिलता है। लेकिन कुछ जगह पर आपको 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मिलता है। तो अमरकंटक की किरार घाटी विवाद के कारण ऐसा है। अगर अमरकंटक की किरार घाटी को जोड़ दे तो ऊपर वाला मिलता है, और नहीं जोड़े तो नीचे वाला मिलता है। तो समझ में आ गया? इसलिए कुछ बुकों में अलग अलग लिखा हुआ है। तो अमरकंटक की किरार घाटी विवाद के कारण यह अंतर है दोस्तों। तो दोनों याद रखना है बस। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मिलता है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का
जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है दोस्तों, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, इसे भी याद रखें। वो पूरब से पश्चिम दोस्तों 870 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम 870 और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है। तो दोनों याद रखना है दोस्तों, कुछ भी पूछा जा सकता है। पूरब से पश्चिम 870 और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है, तो दोनों को याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम अगला मध्य प्रदेश की जो सीमा है, सीमा से लगे हुए राज्य की बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 5 राज्यों को छूती है दोस्तों। सर्वाधिक छूती है उत्तर प्रदेश को और सबसे कम छूती है दोस्तों गुजरात को, है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है कि 5 राज्य कौन से हैं। देखिए, उत्तर में उत्तर प्रदेश है और उत्तर पूर्व में दक्षिण छत्तीसगढ़ है दोस्तों। दक्षिण में महाराष्ट्र है मध्य प्रदेश के और पश्चिम में राजस्थान व गुजरात है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है दोस्तों। सर्वाधिक छूती किसको? तो उत्तर प्रदेश को, और सबसे कम छूती पूछा जाएगा तो गुजरात को। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। मध्य प्रदेश जो है उत्तर में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो देखिए 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है दोस्तों। ये उत्तरी अक्षांश पूछा जाएगा तो याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार जो है वो 21 डिग्री 26 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब बात करेंगे पूर्वी देशांतर की। जो पूर्वी देशांतर है वो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है दोस्तों। इसको याद रखना है डायरेक्ट आपको, है ना। एग्जाम में पेपर में आएगा, आते ही रहता है। 21 डिग्री 26 मिनट 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो साथ में याद रखेंगे तो याद हो जाएगा 21 डिग्री 6 से 26 30, 21 6 से 26 30 और 74 9 से 82 मिनट और 82 डिग्री 48 मिनट। तो इन दोनों को साथ में 1-2 बार रफ कॉपी में लिख के देखिए, याद हो जाएगा, बहुत जरूरी है ये, है ना। तो इसी आधार पर हमारा निकल जाता है कि मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई है 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, सबसे उत्तरी जिला है मुरैना और सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर दोस्तों। अब बात करेंगे हम विधानसभा सीटें की। तो विधानसभा सीटें कितने हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें प्लस एक जो है वो एंग्लो इंडियन होता है दोस्तों, जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, एक एंग्लो इंडियन, है ना। तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें, जिसमें से एसटी और एससी कितनी है भी याद रखना है। तो एससी की कितनी है 47 ज्यादा है और एससी की 35, दोनों याद रखना है। दोनों को अगर प्लस करें तो 82 होता है। इसका मतलब आरक्षित सीटें हैं 82, आरक्षित सीटें हैं 82, तो दोनों याद रखना है। 230 विधानसभा सीटें, एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 35, दोनों को प्लस कर दो 82, टोटल आरक्षित सीटें हैं। अगला बात करेंगे अब लोकसभा सीटें की। लोकसभा सीटें कितनी है? तो लोकसभा सीटें हैं 29 याद रखना है बस। एसटी के लिए कितनी है और एससी के लिए कितनी है भी जरूरी है। एसटी के लिए कितनी है 6 और एससी के लिए 4, दोनों को जोड़ दो हो गई 10। इसका मतलब आरक्षित है 10। राज्यसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में 11। इसमें हम एसटी एससी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो डायरेक्ट याद रखना है राज्यसभा सीटें एमपी में कितनी हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के आरक्षित विधानसभा क्षेत्र, यानी अनुसूचित जाति एससी की मैंने अभी बताया था आपको 35 है ना। तो याद रखना 47 है एसटी की और 35 है एससी की। तो एसटी की देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र या सीटें 47 है। ये दोनों को आप प्लस करेंगे तो 82 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कुल एसटी एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें हैं 82 और टोटल कितनी है 230 विधानसभा सीटें हैं। उसके बाद देखिए अगला फैक्ट क्या है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र या सीटें, तो मैंने बताया था 29 जो लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से
एसटी की है 6 और एससी की है 4। तो यहाँ पे बात हो रही है एससी की, एससी यानी जनजाति जाति की। तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें या क्षेत्र है 4। तो वो 4 कौन से हैं? तो एक देवास है, उज्जैन है, भिंड और टीकमगढ़। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं। आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है अनुसूचित जाति के लिए। अगला फैक्ट देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें हैं 6। मैंने बताया था शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। तो ये आप याद रख सकते हैं, 6 है ना। ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 10 के बारे में लिखा हुआ है। देखिए मध्य प्रदेश में कुल एसटी और एससी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें हैं 10। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये फैक्ट बहुत आसान है। यहां से देखिए, यहां से समझिए, है ना। 230 ये और आप देख सकते हैं बहुत आसान है। अब बात करते हैं हम यहां से, तो मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं मध्य प्रदेश में? संभाग को इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं दोस्तों। तो संभाग कितने हैं वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। 10 संभाग है दोस्तों। नवीनतम संभाग जो बना था वो शहडोल था। नवीनतम यानी 10वें नंबर का जो बना था वो शहडोल था। शहडोल 14 जून 2008 के बाद हमारे मध्य प्रदेश में संभाग का गठन नहीं हुआ है। 14वें नंबर यानी 10वें नंबर का संभाग था शहडोल। 14 जून 2008 के बाद संभाग नहीं बना है। तो 10वां संभाग था शहडोल। तो 10 संभाग है वर्तमान में, तो इसको याद रखना है। जिले कितने? तो वर्तमान में 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। वर्तमान में 52 जिले दोस्तों। 51वां जिला था आगरमालवा। 51वां जिला था आगरमालवा। आगरमालवा जो है 16 अगस्त आगरमालवा जो है 16 अगस्त 2013 को बनाया गया था। 52वां जिला मध्य प्रदेश का था निवाड़ी। 52वां जिला था निवाड़ी, जो टिक्कमगढ़ से अलग हुआ था। आगरमालवा जो है ये शाजापुर से अलग हुआ था। और निवाड़ी 52वां जिला है निवाड़ी। निवाड़ी बना था 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को 1 अक्टूबर 51वां जिला था निवाड़ी। 51वां जिला था आगरमालवा जो शाजापुर से अलग हुआ था। 52वां जिला है निवाड़ी। 52वां जिला निवाड़ी जो 1 अक्टूबर 2018 को बना है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। नागदा जो है 53वां जिला बनने वाला है। नागदा 53वां जिला बनने वाला है। प्रस्तावित है ये उज्जैन से अलग होकर बनेगा। मैहर नाम का एक तहसील है अभी वर्तमान में, कहाँ पे? सतना जिले में ये बनने वाली है। चचौड़ा बनने वाला है गुना से अलग होके, और बागली देवास से अलग होके। तो ऐसा करके ये सब प्रस्तावित जिले हैं। अभी 53वां बनने वाला है नागदा। वर्तमान में 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। बात करेंगे तहसील की, तो जनवरी 2019 में मध्य प्रदेश में 424 तहसीलें हैं दोस्तों वर्तमान में, है ना। जनवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, यानी जनवरी 2019 तक के 424 तहसीलें। तो इसको याद रखना है। अब बात करेंगे विकासखंड की, तो विकासखंड को इंग्लिश में जनपद या ब्लॉक कहते हैं दोस्तों। ब्लॉक, जो ब्लॉक आपने पढ़ा होगा, जनपद या ब्लॉक। तो विकासखंड कितने हैं? तो विकासखंड 313 है, जिसमें से आदिवासी विकासखंड की संख्या 89 है। तो ये दोनों याद रखना है, पूछी जाती है। विकासखंड को ही जनपद कहा जाता है, इसे ही इंग्लिश में ब्लॉक कहते हैं। तो ये है 313 और आदिवासी विकासखंड की संख्या 89। दोनों याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अब नगर या शहर की, तो नगर या शहर जनगणना 2011 के अनुसार 476 नगर या शहर है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार 476 नगर या शहर है। तो ये फैक्ट एक पूछा जा सकता है, याद रखना है। नगर निगम को कितने हैं? तो नगर निगम है 16 दोस्तों। नगर निगम 16, पहले 14 थे, फिर 2 बन गए। एक मुरैना बना है, एक मुरैना और एक छिंदवाड़ा। तो इनको मिला के बन गए 16। तो नगर निगम कितने हैं पूछे जा सकते हैं। तो नगर निगम 16 याद रखना है। मुरैना और छिंदवाड़ा बनाए गए, उनको मिला के 16। नगर पालिकाएं कितनी है? तो नगर पालिकाएं 99 है दोस्तों। आपको 100 भी मिलेगी, है ना। तो पहले 98 थी, फिर 1 बनी और 1 मिल गई तो 100। लेकिन इस बुक में कितना लिखा हुआ है? 99। तो आप 99 याद रख सकते हैं। नगर पालिका कितनी है? 99। नगर परिषद कितने हैं दोस्तों? तो मध्य प्रदेश शासन की जो डायरी है 2020 के अनुसार यहाँ पे 293 नगर परिषद बताई गई है। तो आपको याद रखना है 293 नगर परिषद है। नगर परिषदों की संख्या कितनी है पूछा जाएगा। नगर परिषद तो 293 नगर परिषद है। मध्य प्रदेश शासन की डायरी के अनुसार निकाला है ये डाटा। तो 293 नगर परिषद है। ग्राम पंचायतें कितनी है दोस्तों? ग्राम पंचायत 2019-20 के अनुसार 22,812 है। लेकिन आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की साइट खोलेंगे तो उसमें आपको डाटा मिलेगा 23,006। ये 23,006 इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश साइट की गवर्नमेंट की साइट में लिखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है? 23,006 आप याद रख सकते हैं। बुक में लिखा है 22,812।
इसके अनुसार अब अगले चलते जनपद पंचायत। तो मैंने बताया था आपको विकासखंड को ही जनपद बोलेंगे और ब्लॉक बोलते हैं, तो वो 313 है और आदिवासी विकासखंड की संख्या 89 है। जिला पंचायत कितनी है? तो जितने जिले रहेंगे उतनी ही पंचायत रहेगी, तो 52 की 52, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुल ग्राम कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो 54,903 कुल ग्राम है दोस्तों। ये डायरेक्ट आपको डेटा वाला याद रखना है। कुल ग्राम मध्य प्रदेश में कुल ग्राम है 54,903 कुल ग्राम है। अब बात करेंगे अगला राजस्व ग्राम की संख्या कितनी है, तो जनगणना 2011 के अनुसार 53,738 राजस्व ग्राम है। 53,738 राजस्व ग्राम है। तो कुल ग्राम और राजस्व ग्राम दोनों याद रखना है। विद्युतीकृत ग्राम कितने हैं, तो 34,240 ये विद्युतीकृत ग्राम है। तो ये 3 डेटा जो यहां पे लिख रखे हैं इनको याद रखना है, पूछे गए हैं। कुल ग्राम पूछेगा 54,903, राजस्व ग्राम 53,738 और विद्युतीकृत ग्राम है 34,240। अगला बात करेंगे हम पुलिस रेंज कितनी है मध्य प्रदेश में। तो पुलिस रेंज जो है जिसको आईजी रेंज भी कहा जाता है, ये 2018-19 के अनुसार 11 है। पुलिस रेंज है 11 और डीआईजी रेंज पूछेगा तो डीआईजी रेंज है 15। तो ये दोनों फैक्ट डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। पुलिस रेंज 11 और डीआईजी रेंज है 15। समझ में आ गया पुलिस रेंज कितनी है? पुलिस रेंज है 11 जिसको आईजी रेंज कहते हैं, इसी को हिंदी में जोन भी कहा जाता है। तो आईजी जोन कितने हैं? 11 और डीआईजी जोन पूछेगा, डीआईजी जोन है 15। तो 11 और 15 दोनों याद रखना है। पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले है 52 दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस जिले 52। पुलिस चौकियां कितनी है? तो 623 पुलिस चौकियां है मध्य प्रदेश में। पुलिस चौकियां 623 है और पुलिस थाने कितने हैं? तो 1117 पुलिस थाने हैं। 1117 पुलिस थाने हैं। तो ये 2-3 डेटा आपको यहां से याद रखना है। कंट्रोल रूम स्वीकृत कितने हैं 2019-20 के अनुसार? तो 51 कंट्रोल रूम है हमारे मध्य प्रदेश में। 51 कंट्रोल रूम है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। पुलिस उप संभाग कितने हैं? तो पुलिस उप संभाग है 185 पुलिस उप संभाग है दोस्तों, तो इसको याद रखें। 185 पुलिस उप संभाग हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है दोस्तों। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। 1 नवंबर 1956 को की गई थी इसकी स्थापना। 1 नवंबर 1956 को की गई थी स्थापना। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के गठन के पहले नागपुर में था, याद रखना है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के गठन के पहले नागपुर में था। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, कभी आपको पूछा जाता है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ कहां स्थित है? पीठ यानी वो खुद कहां पे है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ कहां है? पीठ यानी वो खुद जबलपुर में है। अब इसकी खंडपीठ, इसकी 2 ब्रांचेस बनाई गई है दोस्तों। इसकी 2 ब्रांचेस बनाई गई है, एक इंदौर और ग्वालियर में है। एक इंदौर और ग्वालियर में है और एक ग्वालियर में है। और तीसरी प्रस्तावित खंडपीठ भोपाल में बनने वाली है। प्रस्तावित खंडपीठ भोपाल। तो 2 इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ यानी ब्रांचेस, खंडपीठ यानी ब्रांचेस कहां पे? तो एक इंदौर और एक ग्वालियर में है। क्या हुआ था? 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके दिनांक 28 नवंबर 1968 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ स्थापित की गई थी। देखो खंडपीठ पहले ही स्थापित कर दी गई थी इंदौर और ग्वालियर में, लेकिन ये तारीख है कभी एग्जाम में पूछी गई। खंडपीठ आ चुकी है एक बार। खंडपीठ कब स्थापित की गई? तो 28 नवंबर 1968 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा जारी की गई थी। क्या हुआ था? 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 28 अक्टूबर 1968 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा खंडपीठ स्थापित की गई। समझ में आ गया? अब यहां से फैक्ट लिखे हुए कुछ जो यहां से मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ये वर्तमान वाले फैक्ट है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन क्या है उसके बारे में है, तो इसको देखते हैं, यहां से इसको समझ लीजिए। देखिए शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे मामा, तो शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से जाना जाता है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, ये यानी 23 मार्च
23 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल ये मध्य प्रदेश के 19वें नंबर के राज्यपाल बने हैं दोस्तों। 19वें नंबर के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो मंगूभाई छगनभाई पटेल। तो ये देख लेना आप, ये बदलते रहते हैं। उसके बाद बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की। तो वर्तमान मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है श्री रवि विजय कुमार मालित लिखा रहता है, मालित ऐसा लिखते हैं इसको, मालित, रवि विजय कुमार मालित। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री रवि विजय कुमार मालित, है ना। तो ये मध्य प्रदेश के 26वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। 26वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। इनके पहले मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश थे। तो समझ में आ गया, ये बदलते रहते हैं तो इनको भी देख लेना है। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। वर्तमान मुख्य सचिव जो है वो इकबाल सिंह बैस है। इकबाल सिंह बैस 33वें नंबर के मुख्य सचिव बने हैं 24/3/2020 से कंटिन्यू है ये, है ना। तो मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह बैस। तो मुख्य सचिव से क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान में कौन है, इसलिए वर्तमान का याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल, हमने पढ़े हैं दोस्तों, विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। एक तो होता है विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। तो हमारे यहाँ पे विधानसभा है और राज्यपाल है, इसलिए हम मध्य प्रदेश की विधानसभा को एक सदनात्मक कहेंगे। तो मध्य प्रदेश में विधानमंडल कैसी है? एक सदनात्मक है। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो है वो दोस्तों वो है गिरीश गौतम। स्पीकर है मध्य प्रदेश विधानसभा के, स्पीकर गिरीश गौतम जी। तो इनका नाम याद रखना है, ये विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। फैक्ट है मध्य प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये पद रिक्त है। उसके बाद देखिए नेता प्रतिपक्ष, जिसे विपक्ष का नेता कहा जाता है, विरोधी दल का नेता विपक्ष का नेता है, नेता प्रतिपक्ष ये कमलनाथ है ना। तो याद रखना है, ये फैक्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। लोकायुक्त, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त वर्तमान में जस्टिस NK गुप्ता, नरेश कुमार गुप्ता ये मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त है। और वर्तमान उपलोकायुक्त कौन है? तो जस्टिस UC महेश्वरी जो है ये मध्य प्रदेश के उपलोकायुक्त है वर्तमान में। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो अरविंद कुमार शुक्ला, जिनके के शुक्ला भी कहा जाता है। तो अरविंद कुमार शुक्ला। तो दोस्तों देखिए, यहां से हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़े, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की जो जानकारी है इसको आपको अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि वर्तमान के कभी पूछ लिए जाते हैं। अगर इनकी नई नियुक्ति होती है या बदलते हैं या कुछ होते हैं तो ये पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह यहाँ दिए रखे हैं, उनका चित्र दिया हुआ रखा है। तो मैं इनके बारे में आपको बताता हूं। देखिए राजकीय प्रतीक क्या है हमारा? तो राजकीय प्रतीक हमारा राजकीय चिन्ह जो हमने पढ़े थे 24 स्तूप आकृति के मध्य एक गोलाकार वृत्त है जिसमें गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित है या दर्शाती है। तो ये राजकीय चिन्ह। ये राजकीय पक्षी है हमारा, राजकीय पक्षी जिसका नाम दूधराज कहा जाता है, इसको ही दूधराज कहते हैं। दूधराज मैंने बताया था अभी। इसी का नाम है शाह ए बुलबुल। इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है दोस्तों। इसका साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाई-कैचर। समझ में आ गया। अगला राजकीय पुष्प देख लेते हैं। हमारा स्टेट का जो पुष्प है राजकीय पुष्प जो है ये सफेद लिली है। सफेद लिली का फूल ऐसा होता है, देखिए सफेद लिली। इसका साइंटिफिक नेम है लिलियम कैंडिडम। तो याद रखना है ये भी। राजकीय पशु देखो बारहसिंगा है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है, ब्रेडरी प्रजाति का। इसका साइंटिफिक नेम है रिकर्वस दुआ सेली। दलदली घास के मैदान में पाए जाने वाला जीव है। स्पेशल कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। राजकीय खेल देखिए मलखंभ खेल देखो ऐसा होता है। एक डंडा होता है, एक जिसमें तेल लगा होता है, उसमें करतब दिखाते हैं ऊपर चढ़कर। तो राजकीय खेल मलखंभ है। मलखंभ 10 अप्रैल 2013 को जोड़ा गया, घोषित किया गया। इस क्षेत्र में प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। राजकीय फसल है हमारी सोयाबीन, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। तो राजकीय फसल है सोयाबीन। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय डिस्कस किए। पुणेकर की बुक से चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करें। इसी तरीके से हम हर चैप्टर जो पुणेकर की बुक में दी रखा हुआ है उसको सारा हम डिस्कस कर लेंगे और प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल देंगे। आप वहां जाके देख सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आसान तरीके से आप उसे देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।